आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ऑडिटिंग की विशेषताएं, ऑडिटिंग की आवश्यकता क्या है, ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या हैं और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिटिंग के अर्थ के बारे में, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, जो ये वर्ड है ऑडिटिंग, जिसका हिंदी अनुवाद अंकेक्षण है, ये वर्ड ऑडिटिंग लैटिन भाषा के शब्द ऑडायर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, मीन्स टू हियर। पुराने समय में क्या होता था कि हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति, जिसको हम साधारण शब्दों में अकाउंटेंट कह देते हैं, वो अपनी अकाउंटिंग बुक्स को लेकर के किसी एक निष्पक्ष व्यक्ति के पास जाते थे और अपना सारा हिसाब किताब यानी कि अकाउंटिंग जो होती थी उसको वो उसे सुनाते थे। ये जो निष्पक्ष व्यक्ति जो होते थे, प्राय ये न्यायाधीश हुआ करते थे, जो कि उस हिसाब किताब को सुनकर अपना डिसीजन देते थे। तो जो ये सुनने की प्रक्रिया थी ना, उसी को अंकेक्षण कह दिया जाता था, और जो ये सुनने वाला निष्पक्ष व्यक्ति होता था उसी को अंकेक्षक कहा जाने लगा। लेकिन वर्तमान समय में अंकेक्षण का जो अभिप्राय है वो बहुत विस्तृत हो चुका है। इसका क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत हो चुका है। अगर हम आज के समय में अंकेक्षण की बात करें तो अंकेक्षण का मतलब है किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच। और ये जो विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है, ये किसी योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इस योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति को हम अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर कहते हैं। और जो ये ऑडिटिंग की प्रोसेस है या जो ये ऑडिटिंग का काम है जिसको कि ऑडिटर करता है, ये किसकी हेल्प से किया जाता है? वाउचर्स यानी कि प्रमाणक, डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रपत्र, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, और एक्सप्लेनेशंस यानी कि स्पष्टीकरण। इन सब की सहायता से, इन सब की मतलब वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस की हेल्प से ऑडिटिंग का कार्य संपन्न किया जाता है। ऑडिटिंग का जो काम है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो संस्था का P&L अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सही प्रॉफिट या लॉस रिप्रेजेंट करता है या नहीं। दूसरा, जो उस संस्था का चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट है, वो एक पर्टिकुलर डेट को उस संस्था की सही और वास्तविक यानी कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताता है या नहीं। और तीसरा, कि जो ये लेखे हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं या नहीं। जैसे कि हमारे शरीर यानी कि बॉडी की जांच डॉक्टर से करवाना आवश्यक है, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग बुक्स जो होती हैं उनकी जांच जो है वो अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर से करवाना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर हमारे फिज़िकल चेकअप के बाद ये सर्टिफाई करता है कि बॉडी में कोई डिज़ीज़ है या नहीं, और यदि है तो किस टाइप का है, ठीक है, तो ऐसा वो रिपोर्ट में लिख देता है डॉक्टर। देन उसी प्रकार से जो हमारी लेखा पुस्तकों का डॉक्टर है यानी कि अंकेक्षक, वो भी वो बुक सारी ठीक हैं या नहीं, इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देता है। यानी कि जो ऑडिटर होता है, वो जो अकाउंटिंग का काम किया गया है लेखा पुस्तकों में, उसकी जांच करता है और बताता है कि वो सारी अकाउंटिंग जो की गई है वो ठीक है या नहीं, और उसकी रिपोर्ट देता है। तो इस तरह से सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग का मतलब है किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच करना, जो कि एक योग्य यानी कि निपुण और निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा वाउचर्स,
डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस की हेल्प से की जाती है। तो जो हमने ये अभी इसका मीनिंग समझा है अंकेक्षण का, इससे हमें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता चल रहा है। आइए देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या हैं। लेखा पुस्तकें, जो अंकेक्षक होता है वो जो जांच करता है, वो जांच किसकी करता है? वो हिसाब किताब की पुस्तकों की ही तो जांच करता है। हिसाब किताब की वो पुस्तकें जिनमें कि सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है और उसकी सारी एंट्रीज को वो चेक करता है। जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं व्यवसाय की या संस्था की, उसमें जो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं उन सब की एक्यूरेसी की जांच करके ही वो अपनी रिपोर्ट देता है। देन योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति। देखिए जो ये ऑडिटिंग का काम है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा, ये ऑडिटिंग का काम ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। और ये ऑडिटर कौन होता है? जो कि इस काम के लिए पूरी तरह से योग्य हो, ठीक है, जिसके पास ऐसी एबिलिटी हो कि वो इस तरह की जांच को कर सके। और वो निष्पक्ष व्यक्ति का होना, उसका निष्पक्ष व्यक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। देन थर्ड है जांच। अब हमने अभी बात करी है कि लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ऑडिटिंग में केवल लेखा पुस्तकों की जो लेखा पुस्तकों में लेखे किए गए हैं, केवल उनकी एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है, केवल गणितीय शुद्धता ही नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी स्पेसिफिक और क्रिटिकल स्क्रूनिटी की जाती है, जिससे हमको उन अकाउंट्स के बारे में, उनकी एक्चुअल में उन जो स्टेटस है, जो वास्तविकता है उनकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कंप्लीट है या नहीं, या वो जो भी उसमें एंट्रीज़ करी गई हैं, जो भी रिकॉर्ड है, वो एकदम सत्य होने चाहिए। तो इस सब के बारे में हमको पता चलता है ऑडिटिंग के अंदर। देन संस्था। ऑडिटिंग जो है वो किसी न किसी संस्था की ही की जाती है। संस्था से जो पहले के समय में केवल व्यापारिक संस्थाओं को ही अंकेक्षण के दृष्टिकोण से संस्था माना जाता था, यानी कि जो लाभ कमाने वाले व्यापारिक संस्थान होते थे उन्हीं का अंकेक्षण किया जाता था और संस्था अंकेक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें ही माना जाता था। लेकिन नाउ-अ-डेज़ जो ये ऑडिटिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड हो गया है, इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ चुका है। अब ना केवल व्यापारिक संस्थाओं बल्कि ऐसे संस्थाओं का भी ऑडिटिंग करवाई जाने लगी है जो कि किसी भी चीज़ का व्यापार नहीं करती हैं, लाइक क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा, हॉस्पिटल्स इत्यादि। देन नेक्स्ट इज़ निश्चित अवधि। तो जो ये ऑडिटिंग का काम किया जाता है ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के अकाउंट्स के संबंध में ही तो किया जाता है। अंकेक्षक का काम क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पीरियड के अकाउंट्स के संबंध में वो पूरी चेकिंग करता है और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं उनमें आम तौर पे अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। इस अवधि के संबंध में जो भी P&L बनाया गया है वो P&L जो उसमें उस P&L में जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो दिखाया गया है, ऑडिटिंग के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो लाभ या हानि सही है या कि नहीं है। देन वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रमाणक एवं प्रपत्र। अंकेक्षक जो होता है वो अपना काम करता कैसे है? अंकेक्षक अपना काम जो है वो वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस की हेल्प से करता है। तो वो अंकेक्षक है वो उन वाउचर्स को देखता है, उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है जिसके आधार पर लेखा पुस्तकों में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा वो संस्था की और भी चीज़ें, और भी प्रपत्र जो उसको लगता है कि ज़रूरी है उसके काम के लिए, जो कि जांच के संबंध में, उसके इंस्पेक्शन के लिए, या कुछ मिलान करना चाह रहा हो वो, है ना, या फिर कुछ परीक्षण करना चाह रहा हो या कोई पुनर्निरीक्षण करना चाह रहा हो, इन सब कामों के लिए उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी लगता है
वो उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है और उसके आधार पर अपना जो चेकिंग का या जांच पड़ताल का कार्य है वो कर सकता है। देन नेक्स्ट इज़ सूचना एवं स्पष्टीकरण। अभी जैसे हमने बात की थी कि जो ऑडिटिंग का काम है वो डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस के साथ वो उनकी हेल्प से वो करता है। तो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करी। यदि ऑडिटर वाउचर्स और डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो सका है तो वो अपनी पूरी जानकारी के लिए दूसरी सूचना भी मांग सकता है। ओके, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है, प्लस जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं उन चीज़ों के लिए वो एक्सप्लेनेशंस भी मांग सकता है। देन नेक्स्ट इज़ नियमानुकूल। देखिए, संस्था से संबंधित कोई विशेष अगर अधिनियम है या कि जो देश का कानून है उसके नियम के अनुसार, यानी उन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस संस्था का हिसाब किताब रखा गया है या नहीं, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देखिए, कुछ संस्थाओं से संबंधित कुछ विशेष अधिनियम यानी कि कुछ स्पेसिफिक लॉ या एक्ट्स होते हैं। दूसरा, हमारी कंट्री का खुद का एक विधान है, ठीक है। तो उस कानून या उस विधान के या उस पर्टिकुलर या उस स्पेसिफिक एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग उस संस्था का हिसाब किताब रखा होना ज़रूरी है। देन सही एवं वास्तविक आर्थिक स्थिति। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लास्ट डे यानी अंतिम दिन संस्था के चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ दिखाए गए हैं वो ठीक हैं या नहीं, यानी कि वो संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं या कि नहीं। ऑडिटिंग में हम इस बात का भी पता लगाते हैं। ऑडिटर अपनी जांच में ये पता लगाता है कि जो P&L है वो संस्था का किसी निश्चित अवधि के लिए सही लाभ हानि दर्शा रहा है या नहीं। दूसरा, जो चिट्ठा है, जो बैलेंस शीट है, वो किसी पर्टिकुलर डेट को उस संस्था या उस कंपनी की एकदम ठीक ठाक सही और एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन को शो यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सब ऑडिटिंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं, या कि हम इसको तत्व कह सकते हैं या इसके लक्षण कह सकते हैं या इसकी विशेषताएं कह सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है नीड ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि हमको ऑडिटिंग की ज़रूरत क्या है। देखिए, जो कंपनीज़ एक्ट है उनमें कंपनीज़ के ऑडिटिंग को तो अनिवार्य बना दिया गया है। इससे हमको पता चलता है कि अंकेक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और वैसे भी ये केवल कंपनीज़ के लिए नहीं बल्कि हर एक बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी कुछ आपको व्यवसायी होंगे, देखे होंगे जिनके लिए अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी वे अपने खातों का अंकेक्षण कराते हैं, क्योंकि अंकेक्षण करवाने से हमको बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो अंकेक्षण की नीड क्या है? अंकेक्षण जो है वो हमारे अकाउंटिंग संबंधी सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करना ये अंकेक्षण है। तो इसके अंदर हमको हमारे लेखों के बारे में पता चलता है कि लेखे पूरी तरह से सही हैं या नहीं हैं, कंप्लीट हैं या कंप्लीट नहीं हैं, नियमों के अनुसार हैं या नहीं है। अर्थात हम अंकेक्षण के द्वारा लेखांकन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं, उसकी सत्यता, उसकी पूर्णता और इसकी नियमानुकूलता का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के समय में जो लेखांकन है वो स्वामी की ओर से यानी कि ऑनर की तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। पहले क्या होता था कि जो बिज़नेस का ऑनर होता था वो खुद ही अकाउंटिंग कर लेता था, क्योंकि जो बिज़नेस का स्केल होता था वो बहुत छोटा होता था। लेकिन अब जो है बिज़नेस बहुत बड़े स्केल पे किया जाने लगा है, और जहाँ हम कंपनीज़ वगैरह में बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ओनर्स टू अकाउंटिंग देयर सेल्फ्स, तो वो खुद नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से अपने बिहाफ पर अकाउंटिंग का काम करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को अपॉइंट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पता लगाने के लिए कि वो काम ठीक से कर रहे हैं अकाउंटिंग का या नहीं, या वो कोई चोरी या कोई गबन तो नहीं कर रहे, या कोई गलतियां तो नहीं कर रहे, अशुद्धियां या त्रुटियां तो नहीं कर रहे, तो इस स्थिति में ऑडिटिंग का इम्पॉर्टेंस या नीड और ज़्यादा बढ़ जाती है।
आजकल के समय में बैंकिंग फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं और कम्युनिकेशन के नए नए साधन आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बढ़ गई हैं, व्यवसाय का क्षेत्र भी बहुत बढ़ गया है। तो नेचुरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर्ड हो। तो फिर इस ऐसी स्थिति में जो भी कंपनीज या जो भी संस्थाएं अपनी ऑडिटिंग करवाती हैं, उनकी छवि दूसरे लोगों की नज़र में या सामान्य जनता की नज़र में भी अच्छी छवि बन जाती है, उनकी ख्याति भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंपनीज में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए भी चाहते हैं। इस पर्पस के लिए भी खातों की या अकाउंट्स की विधिवत जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग की। जैसा कि अभी हमने बात की कि ऑडिटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी संस्था के लिए। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जो ऑडिटिंग है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसको मैंने पॉइंट्स में आपके सामने ले लिया है। सो फर्स्ट पॉइंट में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, वो है व्यापारिक लेखों की सत्यता की जांच करना। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो ऑडिटिंग है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी सत्यता की जांच करना है कि वो ठीक से बने हैं, सही बने हैं या नहीं बने हैं, और ये मालूम करना कि जो अकाउंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं या नहीं, और वो सभी खाते जैसे कि P&L है, जो P&L है वो व्यापार की के लाभ या हानि का सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या नहीं, या कि जो बैलेंस शीट है वो व्यापार की सही और उचित स्थिति का प्रदर्शन कर रही है या नहीं। तो इस तरह से अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि किसी संस्था विशेष के लेखे उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी लाभ हानि का सही और उचित रिप्रेजेंटेशन करते हैं या नहीं। दूसरा है त्रुटियों को ढूंढना। त्रुटियां यानी कि गलतियां, यानी कि अशुद्धियां। तो अशुद्धियां जो होती हैं बहुत बार हमारी केयरलेसनेस या हमारी अज्ञानता के कारण होती हैं कि हमको किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली पूरी नॉलेज नहीं होती है, या फिर हम लापरवाही से काम करते हैं। ऐसी स्थिति में भी अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। और कई बार ऐसा भी होता है जब हम बारीकी से जांच करते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो जानबूझ करके छल कपट करने के उद्देश्य से की जाती हैं। इसलिए अंकेक्षण की अशुद्धियों की जांच अच्छी तरह से करनी चाहिए। अशुद्धियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी कि भूल की अशुद्धियां। जब कोई लेन देन जो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखने से ही छूट जाता है, बिल्कुल ही छूट जाता है, तो ऐसी अशुद्धि या एरर को हम एरर्स ऑफ ओमिशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, लेखों की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ जो हैं वो लेखा पुस्तकों में गलत लेखा करने से होती हैं। इसके अंतर्गत गलत लेखा करना, जोड़ लगाने में मिस्टेक करना, या कैलकुलेशंस में मिस्टेक, या एक पेज से दूसरे पेज पर टोटल या बैलेंस को गलत ले जाना। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं ये जो हैं लेखों की अशुद्धियां कहलाती हैं। आमतौर पर ये जो गलतियां हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा ही प्रकट हो जाती हैं। इसके अलावा क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि जिसको कि कॉम्पनसेटिंग एरर्स कहते हैं, या कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हो सकती हैं, जो कि दोहरा लेखा प्रणाली का ठीक से ज्ञान ना होने या ठीक ना समझने के कारण हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ गलतियां होती हैं एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस तरह की जो भी गलतियां हैं वो उनके बारे में हम अंकेक्षण के तहत या अंकेक्षण के द्वारा उनका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है छल कपट को ढूंढना। अब अंकेक्षण को इस बात का पता होना चाहिए कि जो छल कपट है वो कितने तरह का हो सकता है या किस किस तरह का छल कपट होता है। जब उसको ऐसा पता होगा तभी वो जितने भी संभावित या पॉसिबल छल कपट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑडिटिंग करेगा। तो छल कपट कई तरह के हो सकते हैं। कुछ छल कपट ऐसे हो सकते हैं जो कि बिज़नेस के ऑनर की नॉलेज में या उसकी राय से किए जाते हैं, जिसके अंदर मेनली हिसाब किताब में गड़बड़ियाँ की जाती हैं। या कुछ छल कपट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिना ऑनर की राय के किए जा रहे हों, जैसे कि रोकड़ यानी कि कैश का गबन या माल का गबन या इस तरह का कुछ और।
तो जो अंकेक्षण है उसका एक उद्देश्य इस तरह के छल कपट और त्रुटियों को रोकना भी होता है। हालांकि ऑडिटिंग के द्वारा भी पूरी तरह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सारी तरह की त्रुटियां या छल कपट को हम रोक सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जांच के भय से इनमें कमी अवश्य हो जाती है और काफ़ी हद तक ऐसी गलतियां और छल कपट ऑडिटिंग के अंदर पकड़ में भी आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑडिटर है वो उन सभी बेईमानियां या उन गड़बड़ियों को ध्यान में रखे जिनके कारण उन खातों के अंदर अशुद्धियां की जाती हैं। तो उसको क्या करना चाहिए कि क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, तर्कपूर्ण क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और खातों का यानी कि अकाउंट्स का जो अन्वेषण है या जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो इस तरह से छल कपट को ढूंढने में और कम करने में ऑडिटिंग सहायक है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। देन है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। देखिए, जिन संस्थाओं में रेगुलर बेसिस पर ऑडिटिंग का काम किया जाता है तो उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर भी बहुत अच्छा मॉरल इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप जो गलतियां हैं और जो धोखा या जो कपट या छल कपट का काम किया जा रहा होता है उस पर भी रोक लगती है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें ऑनेस्टली काम करने की हैबिट डेवलप होती है। इस तरह से फ्यूचर में इस ऑनेस्टी और इस तरह से सही तरीके से काम करने का फ़ायदा संस्था की एफिशिएंसी पर भी पड़ता है। तो अंकेक्षण से कर्मचारियों पर भी मॉरल इम्प्रेशन या मॉरल इफेक्ट पड़ता है। देन सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। देखिए, अंकेक्षक जो होता है वो एक रिपोर्ट या एक सर्टिफिकेट लिखता है जिसमें वो बताता है कि संस्था का P&L जो है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए सही तरह से लाभ या हानि दिखा रहा है, या जो उसका बैलेंस शीट है वो किसी पर्टिकुलर डेट पर उस संस्था की एकदम सही और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी होते हैं या जो उनके अथॉरिटीज़ होती हैं वो उनके हिसाब किताब पर ईज़िली ट्रस्ट कर लेती हैं और ज़्यादा कुछ छानबीन करने का प्रयास नहीं करती हैं, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो अपने आप में एक एफिशिएंट, एक योग्य, निपुण और वो अनबायस्ड होता है और एक ऑनेस्ट पर्सन समझा जाता है कि उसने ऑनेस्टली एकदम ठीक तरीके से इन सब बुक्स को ऑडिट करा होगा। नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। कंपनीज़ एक्ट के अंदर कंपनीज़ के अकाउंटिंग का ऑडिट करवाना ज़रूरी है, इसलिए इस पर्पस के लिए भी ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है। जो कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट के अंदर तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसका ऑडिट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से इसका ऑडिटिंग का एक उद्देश्य जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करना भी है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। इन दिस सब पॉइंट विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग कि हमको ऑडिटिंग से लाभ क्या क्या हैं। देखिए, जब हमने ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट को समझ लिया, उसकी नीड को समझ लिया और उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया तो बहुत ईजिली हमको इसके बेनिफिट्स भी समझ में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कंपनीज़ एक्ट के तहत कंपनीज़ को ऑडिट करवाना ज़रूरी है। इसका मतलब कि जो ऑडिटिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना केवल कंपनीज़ के लिए बल्कि दूसरे बिजनेसेस के लिए भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, पहला, उचित एवं विश्वसनीय लेखों का होना। जब अंकेक्षक किसी भी संस्था के लेखों का ऑडिट कर देता है, यानी कि वो रिपोर्ट में मेंशन कर देता है कि इस संस्था के लेखे बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसा करने से उन लेखों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो लेखे एकदम ठीक हैं और वो विश्वसनीय हैं। ठीक है, यानी कि अंकेक्षक के द्वारा हिसाब किताब जो था उसको लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार है, ऐसा वो बताता है आपको, ऐसा वो सर्टिफाई करता है। और अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग के डर से सारी अकाउंटिंग बुक्स जो हैं वो उचित और ठीक ढंग से रखी जाती हैं। दूसरा, व्यापार की सही स्थिति का ज्ञान।
जब ऑडिटर किसी कंपनी या संस्था के P&L या जो भी वो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, बैलेंस शीट वगैरह को जब वो सर्टिफाई कर देता है तो उस पर हम यकीनन कह सकते हैं कि व्यापार की वो सही स्थिति के बारे में बता रहा है। अंकेक्षण के अंदर जो आमतौर पे त्रुटियां और जो छल कपट होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जिससे कि उसका P&L और उसकी बैलेंस शीट संस्था की एकदम ठीक कंडीशन को हमको बताता है। तो हमें इससे व्यापार की या संस्था की सही स्थिति का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है अनुशासन। देखिए, जब हम टाइमली ऑडिट करवाते हैं तो इससे हमारे जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी डिसिप्लिन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे द्वारा कोई भी अगर गलत कार्य किया जाएगा या कोई भी अकाउंटिंग में गलती की जाएगी या जानबूझकर हम कोई छल कपट करेंगे तो उसको ऑडिट में उसको पकड़ा जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो गलत करेंगे वो ऑडिट के अंदर ऑडिटर उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अनुशासन में रहते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, हर कार्य को विधि पूर्वक जो भी उसका तरीका है उस तरीके से करते हैं, और उन्हें ये रहता है कि ऑडिटर हमारे कामों में कोई गलती ना निकाल सके। तो इस तरीके से संस्था में अनुशासन बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है। देन भ्रष्टाचार को समाप्त करना या कम करना, करप्शन। देखिए, जहाँ पैसा होता है वहाँ करप्शन अपने आप आ जाता है। तो पैसा जो है वो भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को बढ़ावा देता है। यदि ऑडिटिंग ना की जाए तो एम्प्लॉयज़ को किसी का डर ही नहीं होगा कि ठीक है, जैसे मर्जी अकाउंटिंग कर ले, कौन देख रहा है। लेकिन जब ऑडिट की जाती है तो उनको एक डर रहता है कि एम्प्लॉयज़ के मन में कि अगर हम पैसे और माल का गबन करते हैं तो अंकेक्षण के अंदर ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से जो इस तरह का पैसों की चोरी या गबन का जो भ्रष्टाचार रहता है वो कम होता है, क्योंकि अंकेक्षण के डर से वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि वो ऐसा कोई गबन कर सके। इस तरह से जो करप्शन है उसको कम करने में या समाप्त करने में भी हमको मदद मिलती है। नेक्स्ट है लेखों में सुधार के सुझाव देना। टाइम टू टाइम जब हम अंकेक्षण करवाते हैं तो जो ऑनर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो हमें जो हमारा लेखांकन है उसके संबंध में सजेशंस भी देता रहता है, या कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई मिस्टेक हो गई या ओमिशन हो गई या कोई गबन कर लिया गया तो उसको फ्यूचर में कैसे रोका जाए इसके बारे में वो अपने सजेशन दे सकता है। और इस तरह से जो ऑडिटर होता है वो फाइनेंशियल या उससे जुड़े हुए अन्य मैटर्स में भी संस्थाओं को सलाह देता रहता है, जिससे कि फ्यूचर में हमको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की में मदद मिलती है। देन है कर्मचारियों व प्रबंधकों को सावधान करना। ऑडिटिंग के डर से कंपनी के या संस्था के एम्प्लॉयज़ और उसके मैनेजर्स जो है वो अवेयर रहते हैं, वो सावधान रहते हैं कि कोई भी गलत काम ना करें या कोई भी लापरवाही से काम ना करें, क्योंकि गलत काम या लापरवाही से किया हुआ काम सामने आ जाएगा ऑडिटिंग के अंतर्गत। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही संस्था की ख्याति भी बढ़ती है, क्योंकि सही तरीके से काम होगा, उनके अकाउंट्स का सही तरीके से ऑडिटिंग होगा तो उनकी जो गुडविल है वो खुद ब खुद बढ़ेगी और उनके अकाउंट्स पर जनता को ट्रस्ट भी होगा। तो इस तरीके से जब कंपनी या संस्था की गुडविल बढ़ती है, ठीक है, तो उसको लोन वगैरह प्राप्त करने में भी बहुत सुविधा रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑडिटिंग है वो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को सावधान करने का भी काम करता है, ये भी इसका एक लाभ है। नेक्स्ट है सच्चाई एवं ईमानदारी का प्रमाण पत्र। तो अंकेक्षण जो है वो अपने आप में लेखों की सच्चाई और उनकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र भी है। जो अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसकी लिखी हुई रिपोर्ट पर सबको ट्रस्ट करना होता है और वो अपनी रिपोर्ट के द्वारा ये बताता है कि जो ये लेखे हैं किसी संस्था के वो बिल्कुल ठीक हैं और उचित हैं। और जो अंकेक्षक है वो संस्था के जो अकाउंट्स हैं उनकी सच्चाई और ईमानदारी का एक तरह से सर्टिफिकेट दे करके उसकी साख यानी कि उसकी गुडविल को बढ़ाता है। तो ये अंकेक्षण के कुछ लाभ हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो इस तरह से ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंतर्गत हमने ऑडिटिंग का मीनिंग समझा, उसके कुछ तत्व या उसके कुछ लक्षण जाने,
अंकेक्षण की नीड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस तरह से हमने ये सब टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस किए। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।